Hello and welcome back to the channel. Myself Neha Pilania, faculty of JMC Group of Institution. The topic for today's class is attention and perception. Attention and perception एक ऐसा टॉपिक है जिसे हम डेली लाइफ को स्पेंड करते हुए आगे आते हैं, यानी कि हम किसी भी काम को कितने अटेंटिवली काम कर रहे हैं, कितना अटेंटिवली उसे अटेंड कर रहे हैं, ये हमारे अटेंशन लेवल को डिस्क्राइब करता है। अगर हमारा अटेंशन लेवल एक्यूरेट नहीं होता है किसी भी वर्किंग एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग, तो उस चीज़ को हम उतना अच्छा जनरलाइज नहीं कर सकते, उतने अच्छे लंबे समय तक हम रिमेंबर नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी काम के प्रॉपर रिजल्ट के लिए हमें ज़रूरी है कि हमारा अटेंशन लेवल उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट हो। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट अटेंशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स ऑफ अटेंशन, perception and laws of perception, factors affecting attention and perception, and lastly error in perception. Attention और perception दोनों ही अलग चीज़ें हैं। Attention की बात करें तो स्टार्ट करते हैं। Attention, it is a cognitive process of selectively concentrating on one aspect of the environment while ignoring the others. अटेंशन एक ऐसी कॉग्निटिव प्रोसेस है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की जो कंसंट्रेट करता है किसी भी एक्टिविटी या किसी भी एस्पेक्ट के फोकसिंग पार्ट पर, बाकी इन्वायरमेंट को इग्नोर करते हुए। फॉर एग्जांपल, अगर आपके घर में कोई शादी है या कोई भी ऐसी गैदरिंग हो रही है जहाँ पे मल्टीपल इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हैं, बट आपके सेम टाइम पे एग्जाम्स भी चल रहे हैं, तो उस शोर शराबे में आप कितना टाइम दे पा रहे हैं अपनी स्टडीज़ को, और जिस टाइम आप पढ़ने बैठ रहे हैं कितने अटेंटिव हैं, यानी कि आप सिर्फ अपनी कॉपीज़ पर ध्यान देंगे या आप अपने पढ़ने पर ध्यान देंगे बजाय उस शोर शराबे के जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है। ये होता है हमारा अटेंशन लेवल, यानी कि हम एक पर्टिकुलर चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देंगे, ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे और उसके आसपास के इन्वायरमेंट को इग्नोर करते चलेंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अटेंशन इन्वॉल्व्स इट इज़ ऑलवेज चेंजिंग। ऑलवेज चेंजिंग यानी कि हमारा अटेंशन लेवल कभी भी फिक्स्ड नहीं होता है, हमेशा चेंज होता है। एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाने में बहुत ही जल्दी नैनो सेकेंड्स में हमारा अटेंशन चेंज हो सकता है। नेक्स्ट इज अटेंशन इज कंटिन्यूस। कंटिन्यूस मीन्स कि अगर आप किसी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं और यू वांट टू फिनिश इट, तो आपका जो अटेंशन रहेगा कंटिन्यूली उसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या पर्टिकुलर सिचुएशन पे डिपेंड हो जाता है। नेक्स्ट इज अटेंशन ऑलवेज इंक्रीजेस द क्लैरिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। एज जैसे कि हम बात अभी कर रहे थे कि आप कितने अटेंटिव हो, जितना अच्छा आपको रिजल्ट चाहिए उतने ही ज़्यादा आपका अटेंशन लेवल होना चाहिए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या फिर सिचुएशन के। जितने ज़्यादा आप अटेंटिवली किसी इंफॉर्मेशन को रिकग्नाइज करेंगे, अडेप्ट करेंगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा आपको रिजल्ट मिलता है। नेक्स्ट इज अटेंशन नीड्स मोटर एडजस्टमेंट एंड लास्टली अटेंशन हैज़ नैरो रेंज। अटेंशन नीड्स मोटर एडजस्टमेंट यानी कि आपको समटाइम्स कंसंट्रेट करने के लिए फिजिकल इन्वायरमेंट प्रॉपर होना चाहिए और उसी के साथ साथ आपके मोटर एडजस्टमेंट यानी आपके फिजिकल एडजस्टमेंट भी होना चाहिए। और लास्टली अटेंशन हैज़ अ नैरो रेंज, यानी छोटी सी चीज़ ही आपको अटेंशन प्रोवाइड करा सकती है और वही छोटी सी चीज़ आपका अटेंशन डिस्ट्रॉय कर सकती है, यानी आपका अटेंशन दूसरी जगह पे शिफ्ट कर सकती है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ अटेंशन। अटेंशन यानी कि आप कितना अटेंटिवली किसी चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। हम इसे पढ़ेंगे चार टाइप्स में। सबसे फर्स्ट इज सिलेक्टिव अटेंशन, नेक्स्ट इज डिवाइडेड अटेंशन, नेक्स्ट सस्टेन्ड अटेंशन एंड लास्ट एग्जीक्यूटिव अटेंशन। फर्स्ट वन इज सिलेक्टिव अटेंशन। Selective attention is a process of focusing on specific or irrelevant information while ignoring the irrelevant or distracting stimulus in the environment. By the term हम बता सकते हैं कि सिलेक्टिव यानी किसी पर्टिकुलर चीज़ का कुछ सिलेक्टिव पार्ट। सिलेक्टिव अटेंशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम रेलेवेंट इंफॉर्मेशन पर ध्यान देते हैं और इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन या फिर ऐसी स्टिमुलस जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं उन चीज़ों को इग्नोर करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल अभी हमने जैसे पढ़ा अटेंशन में कि आपके घर पे बहुत लार्ज नंबर ऑफ गैदरिंग है बट आपको पढ़ना है, तो आप उन सारे स्टिमुलस को इग्नोर करते हुए रेलिवेंट चीज़ों पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट वन इज डिवाइडेड अटेंशन। Divided attention refers to the ability to maintain attention on two or more tasks simultaneously. For example, while talking to someone. Divided, जैसे कि टर्म से हम बता सकते हैं डिवाइडेड यानी दो चीज़ों में बटा होना या दो हिस्सों में बटा होना। डिवाइडेड अटेंशन एक ऐसा अटेंशन प्रोसेस है जिसमें आपके पास एक एबिलिटी होती है कि आप एक टाइम पे मल्टीपल फंक्शंस प्रोवाइड करा सकते हैं, मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि आप फ़ोन पे बात करते हुए किसी दूसरे काम को इनिशिएट कर रहे हैं, या फ़ोन पे बात करते करते अपने नोट्स लिख रहे हैं, या फिर कुछ और काम कर रहे हैं, हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में इन्फॉर्म हो रहे हैं, या फिर फ़ोन पे बात करते करते ड्राइव कर रहे हैं। दो अलग अलग एक्टिविटीज़ जो आप एक ही टाइम पे परफॉर्म कर रहे हैं, और दोनों ही एक्टिविटीज़ में आपका अटेंशन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, आप उससे बैक ऑफ नहीं हो रहे। आपको पता है आप फ़ोन पे क्या बात कर रहे हो, क्या कन्वर्सेशन चल रही है, और आपको पता है कि आप नोट्स में क्या लिख रहे हो, क्या लाइन आप लिख रहे हो। आपका अटेंशन जो है वो डिवाइड हो रहा है लेकिन लैक नहीं कर रहा है। नेक्स्ट वन इज एग्जीक्यूटिव अटेंशन। Executive attention help us in blocking out and important features of the environment and motivate us to attend only those features that are important for our goal. Executive यानी बहुत ज़्यादा एग्जीक्यूटिव होना, किसी भी चीज़ के बेटरमेंट पार्ट पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। It helps us in blocking out and important features of environment and motivate us to attend only those features that are important for our goal. यानी कि आप कुछ भी काम कर रहे हैं वो पूरी ही एक्टिविटी या पूरी ही सिचुएशन आपके लिए बेनिफिशियल है, बट आप क्या करेंगे कि आप उस बेनिफिशियल सिचुएशन में से मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर योर फ्यूचर आप उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे और बाकी की चीज़ों को अपने माइंडसेट से ब्लॉक करते हुए चलेंगे। जैसे कि अगर आप पढ़ रहे हैं, आप जीएनएम कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं, आपको पता है सारे सब्जेक्ट इतने ही इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं आपको एट लास्ट पास होने के लिए, बट आप ज़्यादा फोकस करेंगे उन सब्जेक्ट्स पे जिसमें आपको लगता है कि आप वीक हैं या फिर आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। यही होता है हमारा एग्जीक्यूटिव अटेंशन, कि जिसमें आपके लिए सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं लेकिन जो आपके फ्यूचर गोल्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। लास्टली, सस्टेन्ड अटेंशन। सस्टेन्ड अटेंशन इज अ फॉर्म ऑफ अटेंशन दैट हेल्प अस इन मेंटेनिंग फोकस ऑन कंसंट्रेशन ऑन वन टास्क फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सस्टेन्ड यानी लॉन्ग टर्म, एक ऐसा अटेंशन जो कि हमारा लॉन्ग टर्म गोल को प्रोवाइड कराता है, ये लॉन्ग टर्म गोल को फुलफिल करता है। सस्टेन्ड अटेंशन हेल्प करती है हमें मेंटेन करने में हमारा कंसंट्रेशन लेवल और हमारा फोकस किसी भी पर्टिकुलर एक टास्क पे बहुत लंबे समय तक के लिए, यानी कि हम उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर एक सिंगल टास्क ही परफॉर्म करेंगे जिस पे हमारा 100% अटेंशन और फोकस इन्वॉल्व होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट इज परसेप्शन। परसेप्शन को हम डिवाइड करें तो परसेप यानी परसीव करना, आप किन चीज़ों को कैसे परसीव करते हैं, इट इज़ नोन एज परसेप्शन। Perception is the organization, identification and interpretation of the sensory information in order to represent and understand the present information or environment. आप इस फिगर से कुछ समझ सकते हैं तो वो ये कि दो इंडिविजुअल्स हैं, दोनों इंडिविजुअल्स अपोजिट डायरेक्शन में खड़े हैं। एक इंसान एक नीचे दिए गए हुए फिगर को परसीव कर रहा है एज अ नंबर 6 और उसी के अपोजिट इंसान उस फिगर को परसीव कर रहा है एज अ नंबर 9। यानी एक फिगर है और वो फिगर एक्यूरेट है, दो अलग अलग इंडिविजुअल हैं, दोनों इंडिविजुअल का सोचने समझने का परसीव करने का तरीका अलग अलग है, दोनों ही अपनी जगह सही है। दिस इज नोन एज परसेप्शन। यानी कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है
जिसमें हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं सबसे पहले और इंटरप्रिटेट करते हैं उस सेंसरी इंफॉर्मेशन को, ताकि हम चीज़ों को और अच्छे तरीके से समझ सके और उसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपने प्रेजेंट इन्वायरमेंट के अंदर। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम हमारे इसमें लॉज ऑफ परसेप्शन। नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। Law of similarity states that objects that look similar in size, shape or color are perceived as being grouped together or related. Law of similarity. Similarity means similar. ये लॉ हमें ये स्टेट कराता है कि जो भी ऑब्जेक्ट हमें साइज, शेप या कलर में सेम दिखते हैं, हम उसे परसीव करते हैं कि वो या तो ग्रुप में काम कर रहे हैं या फिर वो एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे कि इमेज से आप समझ सकते हैं, जो फर्स्ट ब्लॉक है ये पूरा सर्कल ब्लॉक है, जो सेकंड ब्लॉक है ये सर्कल और स्क्वायर फिगर्स के साथ है, और जो थर्ड ब्लॉक है ये कंप्लीटली मल्टीपल फिगर्स के साथ इन्वॉल्व है। तो हम परसीव कर सकते हैं कि जो फर्स्ट ग्रुप है जिसमें सारे ही सिमिलर साइज, सिमिलर शेप के ऑब्जेक्ट्स हैं, ये या तो ग्रुप में काम कर रहे हैं या फिर ये आपस में रिलेटेड हैं। और सेम है जो मल्टीपल फिगर्स के साथ ये ब्लॉक है, इसमें सब इंडिविजुअली काम कर रहे हैं। नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मीन्स कंटिन्यू करना, जो चीज चली जा रही है। ह्यूमन टेंड्स टू फॉलो द स्मूथेस्ट पाथ व्हेन व्यूइंग लाइन्स, continuous patterns, not disjointed ones, regardless of how they were drawn. लॉ ऑफ कंटिन्यूटी यानी जैसे कि अगर आप इस फिगर को अज्यूम करें तो ये यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ जा रही है और यही लाइन यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ जा रही है, यानी कि एक कंटिन्यूटी चल रही है। अब अगर मैं आपको इस फिगर को कंप्लीटली ड्रॉ करने के लिए बोलूँ तो आप सेम यही पैटर्न फॉलो करते हुए नेक्स्ट फिगर को अपलाइन लेकर डिक्लाइन जाएंगे, फिर अपलाइन देन डिक्लाइन, यही प्रोसेस आप फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारे ह्यूमन माइंड है वो टेंड करता है कि जो स्मूथेस्ट पार्ट है हमें दिख रहा है वो हम फॉलो करते हुए जाएं। अगर यही फिगर आपको टूटा उटा मिलता या फिर यहाँ से कुछ सर्कल्स डिसजॉइंटेड होते तो ये आपके लिए मुश्किल होता तय कर पाना कि आपको नेक्स्ट जो फिगर ड्रॉ करना है वो कैसा है। क्योंकि ये एक कंटिन्यूटी में है तो ये इसी हो जाता है हम लोगों को परसीव करने में, यानी कि जो आपको फर्स्ट सिग्नल मिलेगा वो ये मिलेगा कि इस फिगर को आप नेक्स्ट इन अ वेव ड्रॉ करते हुए जाएंगे। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ क्लोजर। क्लोजर मीन्स आप खुद से ही चीज़ों को क्लोज करके एक कंबाइंड और एक फाइन ऑब्जेक्ट परसीव कर सकते हैं। जैसे कि बात करें, सबसे पहले फिगर को नोटिस करते हैं हम। आपके पास ये फिगर है जिसमें आपके पास 3 सर्कल्स है जिसका 1 पार्ट मिसिंग है, बट जो हम इस फिगर को देख के सबसे पहले अज्यूम कर रहे हैं और आप भी अज्यूम कर पाएंगे वो ये कि आपको इस फिगर के बीच में एक ट्रायंगल मिलेगा जिसे हम परसीव कर रहे हैं, बट द ब्लैंक स्पेस हेयर इज नॉट अ ट्रायंगल। जो आपका बैकग्राउंड है वो वाइट कलर का है और हम जो इसको सेकंड चीज से परसीव कर सकते हैं वो हम ये परसीव कर सकते हैं कि हमें 1 पार्ट मिसिंग 3 सर्कल्स मिले हैं। अब नेक्स्ट फिगर में भी सेम इसी तरह हम मान सकते हैं कि हमें मल्टीपल कोन ऑब्जेक्ट्स मिले हुए हैं, मल्टीपल कोन फिगर मिली हुई है, बट सेकेंडली हम क्या अज्यूम कर सकते हैं कि इसके बीच में एक हिडन सर्कल है जिससे ये मल्टीपल कोन्स अटैच हुए हैं। ये है लॉ ऑफ क्लोजर, यानी कि आप खुद से आपकी आइज परसीव करेंगी कि जो चीज़ इनकम्प्लीट है आप उसे कंप्लीट कर पाएंगे। Human mind tends to fill the missing information and ignore gaps to create familiar shapes and images. जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया इमेज के थ्रू, ऐसे ही आपका जो ह्यूमन माइंड है वो टेंड करता है कि किसी भी फिगर में अगर कोई मिसिंग स्पेस है आप उस गैप को इग्नोर करके सेम फेमिलियर चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं, उनके शेप और साइज को फुलफिल कर सकते हैं। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ क्लोजर। नेक्स्ट लॉ इज law of figure ground. Law of figure ground describe how human perceive image by distinguishing between the figure means the object of focus
एंड द ग्राउंड द बैकग्राउंड। समझते हैं इसे पिक्चर के थ्रू। द फिगर यानी जो ये ब्लैक पार्ट एम्बेल्ड है, और द ग्राउंड मीन्स जो ये वाइट पार्ट हमें दिया गया है, यानी इसका जो बैकग्राउंड कलर है। अब आप इस फिगर को नोटिस करेंगे तो आप क्या परसीव कर पा रहे हैं? हम इस फिगर को देखने के बाद दो चीजें परसीव कर सकते हैं कि एक, ये ब्लैक पार्ट है, ब्लैक अंडरलाइन बैकग्राउंड दे रखा है जिसपे एक वाइट वास टाइप स्ट्रक्चर हमें बना के दिया हुआ है। नेक्स्ट जो चीज हम परसीव कर सकते हैं इसमें वो ये है कि एक वाइट बैकग्राउंड है बट उसमें दो मल्टीपल इंडिविजुअल्स के फेस रिप्रेजेंटेशंस हमें दिखाए हुए हैं। दिस इज लॉ ऑफ फिगर ग्राउंड, यानी हमें डिस्टिंग्विश करना है कि हमें फिगर दी हुई है या फिर हमें ग्राउंड दिया गया हुआ है, यानी ऑब्जेक्ट है हमारे पास या हमारे पास बैकग्राउंड है। दिस इज ऑल फॉर लॉ ऑफ परसेप्शंस। नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग अटेंशन एंड परसेप्शन। फैक्टर्स जो हमारे अटेंशन और परसेप्शन लेवल को अफेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं हमारे, वो हमारे स्टिमुलस बेस्ड होते हैं। स्टिमुलस मीन्स हमारे ऑब्जेक्ट बेस्ड। फर्स्ट वन इज इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि वो कितना ब्राइटर है, कितना लाउडर है, कितना लार्ज है, या कितना ज़्यादा अटेंटिव ग्रैबर है। यानी कि जितनी ज़्यादा चीज़ें या जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट हमारा ब्राइट होगा उतनी ज़्यादा उसकी लाउड वॉइस होगी, या फिर जितना साइज में बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा वो अटेंशन ग्रैब करता है इंडिविजुअल्स की। नेक्स्ट इज मूवमेंट। मूविंग ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट अटेंशन मोर देन अ फिक्स्ड ऑब्जेक्ट। यानी कि फॉर एग्जाम्पल छोटे बच्चों को अगर आप एक सॉफ्ट टॉय दो और एक मूविंग कार दो, एक बैटरी कार दो, तो बच्चे का ध्यान मूविंग कार पर ज़्यादा जाएगा एज कंपेयर टू दी सॉफ्ट टॉय। क्यों? क्योंकि जो मूविंग कार है वो उसका अटेंशन ज़्यादा ग्रैब करेगी, वो जूप जूप करके अलग अलग जगह पर जाएगी, उतना ही ज़्यादा उसका अटेंशन क्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि उसको अपने आई बॉल्स को मूवमेंट प्रोवाइड करानी पड़ेगी। नेक्स्ट इज नोवेल्टी। न्यू और अनयूजुअल स्टिमुलस आर मोर लाइकली टू बी नोटिस्ड। नोवेल्टी यानी न्यू और अनयूजुअल, नई चीज़ें। आप किसी चीज़ को बहुत टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक नॉवल पढ़ रहे हैं, आप बहुत टाइम से पढ़ रहे हो उसको, तो आप एक सेंस ऑफ बोरिंग आपको आने लग जाती है कि आप बोर होने लग जाते हैं उस चीज़ को पढ़ते हुए। लेकिन उसी के बाद अगर उसी सेम ऑथर की कोई नई नॉवल निकलती है तो आप उस चीज़ को पढ़ने के लिए मोर क्यूरियोसिटी डेवलप करेंगे, यानी कि आपकी नई नई चीज़ें आपका अटेंशन ज़्यादा ग्रैब करने के चांसेस रखती हैं। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रास्ट। A stimulus that stand out from the background is more noticeable. Contrast means कि आप पर्टिकुलर चीज़ कलर के साथ कॉन्ट्रास्ट यूज़ करें, यानी उसका डिफरेंटली अपोजिट चीज़ों का कलर यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा उभर कर आती है, जो कि ज़्यादा अटेंटिव होती है, ज़्यादा अटेंशन ग्रैब करती है। नेक्स्ट इज इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स होते हैं हमारे इंडिविजुअल बेस्ड। हमने पढ़ा एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि हमारे स्टिमुलस यानी ऑब्जेक्ट बेस्ड होते हैं, जिनकी वजह से एक इंडिविजुअल का अटेंशन लेवल अफेक्ट होता है। नेक्स्ट इज इंटरनल फैक्टर्स, यानी इंडिविजुअल के कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से उसका अटेंशन और परसेप्शन लेवल डिस्टर्ब हो सकता है। फर्स्ट वन इज मोटिवेशन नीड्स। What we need or want affect what we notice. Motivation and needs यानी हमने क्या देखा, हमें क्या चाहिए और हम क्या चाहते हैं, क्या देख रहे हैं, क्या हमने नोटिस किया, इन सारी चीज़ों से हमारे अटेंशन लेवल पे ज़्यादा असर पड़ता है। नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेशंस। प्री कंसीव्ड नोशन शेप परसेप्शन। एक्सपेक्टेशंस यानी प्री कंसीव्ड, हम जो हमने सोच रखा था या जो चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में अगर हमने पहले से कुछ सोच रखा है तो वो ज़्यादा शेप करते हैं हमारे परसेप्शन को। यानी कि जो एक्चुअल में हमने चीज़ें सोच रखी थी कि ऐसा रिजल्ट निकल के आएगा, और अगर वो रिजल्ट निकल कर नहीं आता है तो वो हमारे परसेप्शन को अफेक्ट कर सकते हैं, कि हमारे सोचने समझने के या देखने के नज़रिए को हमारा इफेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इमोशन। Our mood can filter perception.
समटाइम्स हमारा इमोशनल डिसबैलेंस हमारे परसेप्शन और अटेंशन लेवल को अफेक्ट कर सकता है। अगर हम इमोशनली स्टेबल हैं तो हम मोर कंसंट्रेटिव या मोर अटेंटिवली किसी चीज़ को परसीव कर पाएंगे। अगर हम इमोशनली डिसेबल्ड हैं, अगर हम पूरे तरीके से अवेलेबल नहीं हैं इमोशनली, तो हम डिस्टर्ब्ड चलते हैं। नेक्स्ट इज एक्सपीरियंस एंड पास्ट लर्निंग shapes how we interpret sensory input। हमारे पास्ट लर्निंग एक्सपीरियंसेस हमारे आज के टाइम को इफेक्ट कर सकते हैं। यानी पास्ट में हमारा कैसे अटेंटिव लेवल रहा है, हमारा परसेप्शन आइडिया, परसेप्शन बिलीफ हमारा कैसा, हम कैसी चीज़ों को परसीव करते हैं, वो हमारे आज के कंटिन्यूस चीज़ों को या हमारे कंटिन्यूस चीज़ों को भी इफेक्ट कर सकते हैं। लास्टली कॉग्निटिव एबिलिटीज़। Cognitive abilities such as attention span, memory etc. influence perception। Cognitive abilities यानी जो हम खुद से परफॉर्म कर रहे हैं, वर्किंग कैपेबिलिटीज, जैसे कि हमारा अटेंशन स्पैन, हमारी मेमोरी, कितनी टाइम तक हम चीज़ों को मेमोराइज कर सकते हैं, कैसे स्टोर कर रहे हैं हम चीज़ों को, वो सारी चीज़ें हमारी अफेक्ट करती हैं हमारे अटेंशन और परसेप्शन लेवल को। मूविंग टू द नेक्स्ट इज एरर्स इन परसेप्शन। एरर्स मीन खामियां, क्या कमी आ रही है हमारे परसेप्शन में। हमारे परसेप्शन एरर्स में हम पढ़ते हैं अबाउट इल्यूजन, हेलुसिनेशन, सिलेक्टिव परसेप्शन, हेलो इफेक्ट, स्टीरियोटाइपिंग, सिमिलैरिटी, हॉर्न इफेक्ट एंड कॉन्ट्रास्ट। मूविंग टू द फर्स्ट इज इल्यूजन। इल्यूजन यानी कि मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रियल एक्सटर्नल स्टिमुलस। इल्यूजन यानी कि आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट है और आप उसको मिस इंटरप्रिटेट कर जाए। फॉर एग्जाम्पल, सामने आपके एक रोप पड़ी है यानी रस्सी पड़ी है और आप अचानक से कहीं से चल के आ रहे हैं, एकदम से आपकी नज़र गई उस पर, तो आप परसीव करेंगे कि वो रस्सी ना होकर एक सांप है जो अभी मूव कर रहा है। दिस इज नोन एज इल्यूशन। यानी ऑब्जेक्ट तो वहाँ पर प्रेजेंट है, बस आपने उस ऑब्जेक्ट को मिस इंटरप्रिटेट कर लिया बाय अ रोप चेंजिंग इनटू अ स्नेक। Next one is hallucination. Hallucination is perception without any presence of the external stimulus. Illusion और hallucination दोनों ही अपोजिट चीज़ें हैं। क्यों? क्योंकि illusion में presence of stimulus होता है और hallucination में absence of stimulus होता है। यानी कि उसी एग्जाम्पल को अगर हम बात करें कि वहाँ पर रोप का पीस था, रस्सी का पीस था, जिसे हमने बाय मिस इंटरप्रिटेट कर लिया कि वो सांप है, स्नेक है, बट ऐसा नहीं है। हेलुसिनेशन में हम क्या करेंगे कि वहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होगा, ना तो वहाँ पर कोई भी अदर ऑब्जेक्ट है, ना ही वही सेम रोप का पीस है, बट हम फिर भी अज्यूम कर लेंगे कि वहाँ पर एक स्नेक प्रेजेंट है। दिस इज नोन एज हेलुसिनेशन। नेक्स्ट है सिलेक्टिव परसेप्शन। सिलेक्टिव परसेप्शन इज टेंडेंसी टू नोटिस ओनली व्हाट ऑल लाइन्स विद आवर बिलीफ और एक्सपेक्टेशंस। सिलेक्टिव परसेप्शन यानी एक टेंडेंसी कि हम उन चीज़ों को नोटिस कर पाएंगे कि जो हमारे सही तरीके में काम आ रही हैं, कैसा हम चाहते हैं और कौन सी चीज़ें हमारे एक्सपेक्टेशंस पर खड़ी उतर रही हैं। ये है हमारा सिलेक्टिव परसेप्शन। नेक्स्ट इज हेलो इफेक्ट। वन पॉजिटिव ट्रेट इन्फ्लुएंस ओवरऑल परसेप्शन। हेलो इफेक्ट यानी आपने कुछ भी चीज़, आपके परसीव प्रोसेसिंग में आप एक पॉजिटिव चीज़ को अगर परसीव कर रहे हैं तो वो आपके ओवरऑल परसेप्शन लेवल को या परसेप्शन प्रोसेस को ठीक करता है। यानी कि एक पॉजिटिव चीज़ आपके पूरे परसेप्शन को इन्फ्लुएंस कर देगी कि आप पूरी ही परसेप्शन को पॉजिटिवली डील करें। नेक्स्ट इज स्टीरियोटाइपिंग। अप्लाइंग जनरलाइज्ड बिलीफ टू इंडिविजुअल बेस्ड ऑन ग्रुप मेंबरशिप। स्टीरियोटाइपिंग मतलब कि आप क्या सोच रहे हैं, आप अपना जो सोचने का तरीका है वो एक ग्रुप में आकर थोप रहे हैं उन चीज़ों को। एक इंडिविजुअल क्या सोच रहा है, आप उसको अप्लाई कर रहे हैं एक ग्रुप मेंबरशिप में, आप अपने पर्सनल थॉट्स एक ग्रुप में आकर अप्लाई कर रहे हैं। दिस इज नोन एज स्टीरियोटाइपिंग। नेक्स्ट इज सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी मीन्स टेंडेंसी टू परसीव थिंग एज मोर सिमिलर एज दे एक्चुअली आर। यानी चीज़ों को ऐसे परसीव करना कि जितने वो सिमिलर हैं उससे ज़्यादा हम उस चीज़ों को परसीव करें।
एक्चुअली में जितनी सिमिलर चीज़ें ऑब्जेक्ट नहीं हैं, हम उससे ज़्यादा उस चीज़ों को परसीव कर रहे हैं कि ये चीज़ें आपस में उतनी ही ज़्यादा सिमिलर हैं, यानी कि एक्चुअल में नहीं है उतना सिमिलर, बट हम परसीव कर रहे हैं कि वो ज़्यादा सिमिलर हैं। नेक्स्ट इज हॉर्न इफेक्ट। हॉर्न इफेक्ट इज वन नेगेटिव ट्रेट कलर्स द एंटायर परसेप्शन। जैसे अभी हमने हेलो इफेक्ट के बारे में पढ़ा, सेम एज हॉर्न इफेक्ट, उसमें हम पॉजिटिवली अगर किसी चीज़ को परसीव करते हैं तो वो हमारे पूरे परसेप्शन लेवल को पॉजिटिवली शो करता है। सेम एज हॉर्न इफेक्ट में अगर हम किसी चीज़ को नेगेटिवली ट्रेट कर रहे हैं तो वो पूरे एंटायर परसेप्शन प्रोसेस को नेगेटिवली हमें शोकास्ट करता है। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। Judging something in comparison to something else instead of on its own merit. कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट मतलब जज करना किसी भी चीज़ को या फिर कंपेयर करना किसी और चीज़ के साथ उसकी खुद की चीज़ ना होते हुए, यानी कि आप किसी दो इंडिविजुअल में कंपैरिजन कर रहे हैं कि वो ज़्यादा अच्छा पढ़ रहा है या वो ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है या फिर वो ज़्यादा स्पोर्ट्स में अच्छा है या वो ज़्यादा बेकार है स्पोर्ट्स में, तो आप क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ इट्स ओन मेरिट। आप उस इंडिविजुअल के पर्टिकुलर स्कोर्स या उसके स्किल्स को जनरलाइज ना करते हुए उसको फिर भी दूसरी चीज़ों के साथ कंपेयर कर रहे हैं। दिस इज नोन एज कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। थैंक यू, दिस ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।